इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये पहला लेक्चर है और इस लेक्चर में हम मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के एमसीक्यूज पर डिस्कशन करेंगे, जो कि एक डिटेल डिस्कशन होगी और ये हमारे एमडीकेट फिज़िक्स के कंप्लीट कोर्स का हिस्सा है, जिसमें इससे पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी को कंप्लीट किया है। तो आप लोग वो भी देख सकते हैं और इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस is defined as the product of the magnetic field strength and the component of the area perpendicular to the field lines. Which of the following equations correctly represents this? पहले इन्होंने मैग्नेटिक फ्लक्स की डिफिनेशन की है कि मैग्नेटिक फ्लक्स हम प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और एरिया को कहते हैं, एरिया वेक्टर को कहते हैं। ठीक है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हो गया और इसके साथ प्रोडक्ट में आएगा एरिया वेक्टर। ठीक है, लेकिन अब हम इसे कहते हैं कि इसमें तो प्रोडक्ट तीन प्रोडक्ट है, बी डॉट ए कॉस थीटा, ये भी प्रोडक्ट है, ये भी है, ये वाला भी है। इनमें से करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कौन सा है? तो देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज वेक्टर, एरिया इज वेक्टर। अगर हमें इन दोनों का रिजल्टेंट स्केलर चाहिए तो इनके बिटवीन होगा डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स पाई बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, और बी डॉट ए को अगर इससे हम डॉट प्रोडक्ट को हटाए तो ये इक्वल हो जाएगा बी ए कॉस थीटा के। ये मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा। तो अब गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन ए है बी डॉट ए, इसमें बी और ए दोनों वेक्टर है, जबकि इसका रिजल्टेंट जो है वो स्केलर है। आगे जाते हैं। द एस आई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, मैग्नेटिक फ्लक्स का एस आई यूनिट क्या है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स का एस आई यूनिट वेबर है। और वेबर किस चीज़ के इक्वल है? तो फार्मूला से हम कह सकते हैं कि पाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। कॉस थीटा का यूनिट नहीं है, ये सिंपल एक नंबर होगा, और इसका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या इसको हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं, तो इसका यूनिट टेस्ला है और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है। तो 1 वेबर इज इक्वल टू टेस्ला मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेशन भी ज़रूरी है। आगे जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला passes through a rectangular loop of area 0.2 meter square at an angle of 60 degree to the surface. The magnetic flux to the loop is, बस सिंपल हमने मैग्नेटिक फ्लक्स को फाइंड करना है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमें गिवन है और एरिया हमें गिवन है, हमने फाइंड करना है मैग्नेटिक फ्लक्स को। तो सिंपल फार्मूला को यूज़ करेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला है बी ए कॉस थीटा, बी की जगह पर 0.5 को पुट करेंगे, एरिया की जगह पर 0.2 पुट करेंगे और आ जाएगा cos 60 डिग्री। तो 0.5 को 0.2 के साथ मल्टीप्लाई करें, वी गेट 0.10। ठीक है, और cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 0.5 या 1/2, यानी कि ये जो 0.10 है इसका हाफ। सो दिस विल बी इक्वल टू 0.05 और मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है वेबर। सो द आंसर इज 0.05 वेबर। आगे जाते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज आल्सो नाउन एज, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का दूसरा नाम क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। इसको हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी हम इसको कहते हैं। आगे जाते हैं। A magnetic field of 0.8 Tesla is parallel to a surface with an area of 0.5 meter square. The magnetic flux through this surface is, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें गिवन है कि 0.8 टेस्ला है। ये पैरेलल है किसी सरफेस के। फॉर एग्जांपल अगर फील्ड इस डायरेक्शन में है तो सरफेस भी इसका पैरेलल है, यानी कि सरफेस भी इस तरह ही पड़ा है। तो अब इस सरफेस से जो फ्लक्स पास करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बोलते हैं कि कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रहे, तो वो कितना होगा। तो देखिए, एरिया के बारे में याद रखिए कि ये जो सरफेस है
एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी और उसका डायरेक्शन हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, यानी इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा ये वाला होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यहाँ पर एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। इसको थोड़ा सा कंसेप्चुअली समझे, यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री का। अगर ये सरफेस पैरेलल है, सरफेस 0 डिग्री एंगल बना रहा है, लेकिन एरिया का जो वेक्टर है तो वो 90 डिग्री एंगल बना रहा है। और फार्मूला में जो हम कहते हैं कि बी ए कॉस थीटा, तो यहाँ पर जो एंगल है ये सरफेस और मैग्नेटिक फील्ड के बिटवीन नहीं है, बल्कि ये सरफेस का वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, इन दोनों वेक्टर के बिटवीन एंगल है। तो कॉज की जगह पर अगर हम cos 90 पुट करेंगे तो ये इक्वल टू 0 और ये पूरा का पूरा इक्वेशन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप शॉर्टकट निकाले कि जब भी सरफेस पैरेलल होगी या प्लेन पैरेलल होगी या एरिया पैरेलल होगी मैग्नेटिक फील्ड का, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू हमेशा के लिए 0 होगी। ठीक है, ये 3 डिफरेंट वर्ड्स यूज होते हैं, सरफेस का लफ्ज यूज होता है, या प्लेन का वर्ड यूज होता है, या एरिया का वर्ड यूज होता है। आगे है क्वेश्चन 6 है, इफ द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस इज डबल द मैग्नेटिक फ्लक्स टू दैट सरफेस, वो भी डबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स हम इसी लाइंस को ही बोलते हैं। नेक्स्ट है, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल कैन बी चेंज्ड बाय, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं थ्रू अ कॉइल। तो देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स के फार्मूले में 3 चीजें हैं। एक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज होगी। एक एरिया है, एरिया चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। और एक थीटा है, थीटा को हम ओरिएंटेशन कहते हैं कि किस हिसाब से सरफेस पड़ा है, तो वो भी अगर चेंज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी। अब तीनों ऑप्शन यही है, चेंजिंग एरिया ऑफ द कॉइल, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, चेंजिंग ओरिएंटेशन, तो तीनों हिसाब से चेंज होगी। सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 8 है, the value of magnetic flux is maximum when the angle theta between the magnetic field and the normal to the area is। अब ये यहाँ पर हमसे बताया है कि मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल टू द एरिया, नॉर्मल टू द एरिया का मतलब होता है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर पहले बताया कि वो हमेशा एरिया के या सरफेस के नॉर्मल होता है, यानी उसके परपेंडिकुलर होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कब मैक्सिमम होगा, कॉस थीटा है, और कॉस थीटा मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो। तो आंसर इज 0 डिग्री। आगे जाते हैं, CGS यूनिट फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी गाज है भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का CGS यूनिट वो गाज है। और 1 गाज जो है ये इक्वल होता है 10 टू द पावर -4 टेस्ला। ये वाला रिलेशन बहुत ज़रूरी है, अक्सर पूछा जाता है। इसका उलट भी आप कर सकते हैं कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू द पावर +4 गाज। ये रिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, 1 टेस्ला इज इक्विवेलेंट टू, 1 टेस्ला किस चीज़ के इक्वल है। तो देखिए भाई पाई बी, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। कॉस थीटा को इग्नोर करें फॉर नाउ, थीटा को हम 0 डिग्री कंसिडर करते हैं, यूनिट निकालते हैं। सो बी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया। अब बी, इसका यूनिट क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला है, और सॉरी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का टेस्ला यूनिट है, फ्लक्स का यूनिट वेबर है, और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है। तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू वेबर पर मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन ए बनता है। आगे है 11, which of the following would produce the largest magnetic flux through a given area। इनमें से कौन सा वाला केस में या कौन से सीन में लार्जेस्ट मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगी, यानी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो पास होगी। तो ये सारे हमने एनालाइज करने हैं। पहला ऑप्शन है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, यानी बी की वैल्यू तो यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है, और परपेंडिकुलर टू द एरिया, और जो सरफेस है वो एरिया, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एरिया के भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रॉन्गर है और एरिया के परपेंडिकुलर है। ये अगर एरिया है तो एरिया के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो बस यहाँ यहीं पर ही जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो मैक्सिमम ही प्रोड्यूस होगी। बाकी ऑप्शन में तो देखे, दूसरे में वीक मैग्नेटिक फील्ड है तो वहाँ पर तो कम होगी। तीसरे में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन पैरेलल टू द एरिया है, जो एरिया है तो मैग्नेटिक फील्ड उसका पैरेलल है। इस तरह से एरिया पड़ा हुआ है।
ठीक है, तो अगर पैरेलल है तो इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू तो जीरो होगी। तो ऑप्शन ए कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर भी है और एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है। रिमेंबर यहाँ पर इन्होंने मेंशन नहीं की कि एरिया सरफेस के परपेंडिकुलर है या एरिया वेक्टर के, तो यहाँ पर हम एरिया को वेक्टर ही कंसिडर करते हैं कि एरिया वेक्टर का मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। आगे जाते हैं 12। If a magnetic field lines are uniformly distributed then the magnetic flux density, देखें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो तो ये हमें किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। जब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, इनके बिटवीन जो स्पेसिंग है वो कांस्टेंट हो, तो इसका मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट, या इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो वो भी कांस्टेंट। जहां पर ये क्लोज हो रहा है, इस तरह अगर ये लाइन हो रहे, ठीक है, एक पॉइंट पर क्लोज है और एक पॉइंट पर एक दूसरे से दूर दूर है, तो जहां पर दूर दूर है इसका मतलब है कि यहाँ पर फील्ड वीकर है, और जहां पर क्लोज है उसका मतलब है कि यहाँ पर फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्गर है। अब यहाँ पे देखिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट टू दैट इन दैट रीजन। नेक्स्ट है 13। A circular loop is placed in the magnetic field to change the magnetic flux from a non-zero value to 0 1 could। एक सर्कुलर लूप है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है। अब हमने क्या करना है, वहां से जो फ्लक्स पास हो रहा है उसको जीरो करना है। तो फ्लक्स को जीरो करने के लिए हमें क्या करना चाहिए इन गिवन ऑप्शन में से? पहला ऑप्शन है डबल द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को डबल करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू तो ज्यादा होगी, दिस इज नॉट करेक्ट। बी है इंक्रीज द लूप रेडियस। अगर लूप के रेडियस को हम इंक्रीज करते हैं तो फिर क्या होगा, फिर भी फ्लक्स इंक्रीज होगा। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हम निकाल लेते हैं, रेडियस की बात आई तो चले एक रिलेशन निकाल लेते हैं। हमें पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए अगर एरिया परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक फील्ड का, और अगर लूप सर्कुलर है तो सर्कुलर लूप के लिए एरिया इक्वल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर के, जिसका मतलब है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि अगर एक सर्कुलर लूप है और हम उसका रेडियस डबल करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितने टाइम्स इंक्रीज होगी। अगर रेडियस को हम डबल करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स 4 टाइम्स इंक्रीज होगी एंड वाइस वर्सा। स्क्वायर वाला रिलेशन इसके लिए याद रखना है। इसके बरक्स अगर रेक्टेंगुलर लूप है या स्क्वायर लूप है तो फिर वहाँ पर उसके लेंथ या विड्थ वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे, यानी एरिया की जगह पर फिर हम यूज़ करेंगे लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ का फार्मूला। ठीक है, आगे जाते हैं 14। A uniform magnetic field B is applied to a circular loop if the loop's radius is doubled and it is rotated such that the magnetic flux remains constant, the new angle of orientation must be। अब एक तो वही बात है यहाँ पर जो हमने अभी डिस्कस की कि अगर हम लूप के रेडियस को डबल करते हैं, रेडियस को डबल करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, वो इंक्रीज होगा बाय 4 टाइम्स। अब हमें कहते हैं कि हमने फ्लक्स को इंक्रीज नहीं करना, हमने फ्लक्स को रिमेन कांस्टेंट रखना है कि उसमें चेंज ना आए। तो हमें एंगल कितना चेंज करना चाहिए ताकि ये कांस्टेंट रहे। अब एंगल को चेंज करने के लिए यानी न्यू एंगल बताने के लिए ज़रूरी है कि हमें इनिशियल एंगल का तो पता होना कि इनिशियल एंगल कितना है, तो फिर हम उस एंगल को इतना रिड्यूस करेंगे जिससे कि ये वाला इफेक्ट कैंसिल हो, यानी जिसकी वजह से 4 टाइम्स डिक्रीज आ जाए, तो इतना हमने एंगल को चेंज करना है। अब यहाँ पर इनिशियल एंगल नहीं गिवन तो हम फाइंड नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ऑप्शन सी में क्या कहते हैं, डिपेंडेंट ऑन द इनिशियल एंगल, ये इनिशियल एंगल पे डिपेंड करता है, तो ये वाला ठीक है। और डी ऑप्शन में कहते हैं कि इम्पॉसिबल टू डिटरमिन विदाउट नोइंग द इनिशियल एंगल, तो ये इन दोनों का मतलब सेम बनता है, सी और डी का मतलब सेम बनता है। इन सी इज मोर जनरल, डी भी यहाँ पर करेक्ट है। कंसेप्ट को सीखे, एग्जाम में इस तरह नहीं होता, ये समटाइम्स मेरी मिस्टेक होती है। 15 है a magnetic field is directed along the positive x axis, a circular loop lies in the y-z plane, the magnetic flux through the loop is। देखिए ये क्या मैं कह रहा है, ये पॉजिटिव x एक्सिस है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है पॉजिटिव x एक्सिस का, और जो लूप है एक सर्कुलर लूप है तो वो y-z प्लेन में यहाँ पर है। अगर सर्कुलर लूप y-z प्लेन में पड़ा है तो उसका एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, इस लूप के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि इस एक्सिस में होगा, और फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम।
आगे जाते हैं 16। If the number of turns in a coil is doubled and the area of the coil is halved, the magnetic flux through each turn of the coil is। अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करते हैं तो याद रखें कि मैग्नेटिक फ्लक्स के फार्मूला में नंबर ऑफ टर्न्स का कोई जिक्र नहीं है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज नॉट डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ फ्लक्स, ये नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड नहीं करता, चाहे किसी कॉइल में एक टर्न हो या दो टर्न हो। हर लूप से या हर कॉइल से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी वो टर्न पे डिपेंड नहीं करता। हाँ, टोटल फ्लक्स जो पास हो रहा है, टोटल फ्लक्स पूरा तमाम टर्न्स में, तो वो डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर टोटल फ्लक्स की बात नहीं, यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ईच टर्न, यहाँ पर बाकायदा मेंशन है हर एक टर्न, तो इसकी वजह से तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा क्या है कि एरिया ऑफ द कॉइल इज हाफ। अगर हम एरिया को हाफ करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया को हाफ करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स विल आल्सो बी हाफ्ड। 17 है a circular loop and a square loop of the same area are placed in a uniform magnetic field with their planes perpendicular to the field, which statement is correct। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि एक सर्कुलर लूप है और एक स्क्वायर लूप है, लेकिन दोनों का एरिया सेम है। ये वाला पॉइंट ट्रिकी है, इस दोनों का एरिया क्या है, सेम है। शेप डिफरेंट है लेकिन एरिया दोनों का सेम है। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह रखे है कि इनका जो प्लेन है, प्लेन ये जो प्लेन है इनका, ये मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है? मैग्नेटिक फ्लक्स टू द सर्कुलर लूप इज ग्रेटर। किस हिसाब से ग्रेटर हो सकता है? जब दोनों का एरिया सेम है तो फिर तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी सेम होगी। तो दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट। द मैग्नेटिक फ्लक्स इज द सेम फॉर बोथ लूप। जब एरिया सेम है और एंगल सेम है दोनों का, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी सेम होगी, क्योंकि शेप पर तो डिपेंड नहीं करता, एरिया पर डिपेंड करता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस लेक्चर का। A coil is oriented in a uniform magnetic field B such that the magnetic flux is pi। एक कॉइल है और वो एक एंगल, किसी एंगल थीटा पर पड़ा है मैग्नेटिक फील्ड में। वो थीटा इतना है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो पाई बन रहा है। पाई का मतलब मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रही है। इफ द कॉइल इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री, अब अगर हम इसको 90 डिग्री से रोटेट करें अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, द न्यू मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी। अगर इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम है यानी पाई है, तो उसको 90 डिग्री पर रोटेट करेंगे तो कॉस के साथ, अगर कॉस का अगर मैक्सिमम वैल्यू 1 है, सपोज किसी भी एंगल पर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, और हम यहाँ पर 90 डिग्री रोटेट करते हैं यानी कॉस थीटा प्लस 90 डिग्री करेंगे, तो इसका आंसर हमेशा 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस में चला जाएगा, जहाँ पर कॉस की वैल्यू 0 होती है। तो द न्यू मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी 0। यह था हमारा लेक्चर मैग्नेटिक फ्लक्स और फ्लक्स डेंसिटी पर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम चार्ज पार्टिकल के मोशन को डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल जब मोशन करते हैं तो उसके ऊपर हम एमसीक्यूज की डिस्कशन करेंगे।